नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। विश्व के इतिहास का अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे आप बिहार पॉलिटेक्निक, बिहार आईटीआई, बिहार पैरामेडिकल, बिहार पुलिस, एसएससी, एमटीएस, फायरमैन, आप कोई भी एग्जाम में बैठेंगे दोस्तों, वहां आपको विश्व इतिहास से प्रश्न जरूर मिलेगा। तो आइए पहला नंबर प्रश्न को समझिए और याद रखिए। सभी प्रश्न को ध्यान से देखिए और सुनिए। पूर्ण जागरण का आरंभ कहाँ हुआ था? पूर्ण जागरण मतलब होता है कि पुनः जागना। तो विश्व में सबसे पहले पूर्ण जागरण का आरंभ कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था इटली में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। पूर्ण जागरण का आरंभ कहाँ हुआ था? इटली में। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, मोनालिसा किसकी कृति है? यानी मोनालिसा एक पेंटिंग है और इसे किसने बनाया था? इस पेंटिंग को किसने बनाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका लियोनार्डो द विंच। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाया था? लियोनार्डो द विंच। अगला प्रश्न देखिए। डिवाइन कमोडी नामक काव्य किसने लिखा? डिवाइन कमोडी एक पुस्तक है और इसे किसने लिखा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका दंतो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। डिवाइन कमोडी पुस्तक किसने लिखा है? दंतो ने। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है 4 नंबर। प्रोटेस्ट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? तो धर्म सुधार आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर के नेतृत्व में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने की? भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने की? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते हैं कि वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में किया था भारत की खोज। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते हैं कि पुर्तगाल का था। प्रश्न है, कोलंबस कहाँ का निवासी था? कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इटली का। कोलंबस कहाँ का निवासी था? इटली का। अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज किसने की? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी भी जानते होंगे कि कोलंबस ने किया है अमेरिका की खोज। कोलंबस ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके नाम पर अमेरिका का नामकरण किया गया? निम्न में से किसके नाम पर अमेरिका का नामकरण किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अमेरिगो वेस्पुसी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया? सर्वप्रथम किसने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया? यानी कि विश्व घूमने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका मैगलन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है, 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के मध्य हुआ? 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षीय युद्ध हुआ था। 100 वर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। प्रश्न है 12 नंबर। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो आप सभी जानते हैं 1498 ईस्वी में कालीकट तट पर पहुंचा था दक्षिण भारत में। प्रश्न है, वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के किस स्थान पर पहुंचा? तो अभी तुरंत दोस्तों हम बता ही दिए हैं कि भारत में वास्को डी गामा 1498 में किस स्थान पर पहुंचा था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कालीकट। प्रश्न है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 1492 में। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज
की थी। प्रश्न है बोस्टन टी पार्टी यानी चाय पार्टी भी इसे कहा जाता है, तो बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है बोस्टन टी पार्टी की घटना के नायक थे। बोस्टन टी पार्टी की घटना के नायक थे, तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सैमुअल एडम्स। प्रश्न है अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा कब की? अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? तो अमेरिका कब स्वतंत्र यानी आज़ाद हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका आज़ाद हुआ। और आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को अपना देश यानी भारत देश आज़ाद हुआ था। उसी प्रकार से यह 1776 ईस्वी में ही अमेरिका आज़ाद हो गया था। प्रश्न है पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को कब स्वीकार किया गया? पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को कब स्वीकार किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 1783 ईस्वी में। 1783 ईस्वी में पेरिस संधि में अमेरिका की स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया, 1783 ईस्वी में। प्रश्न है अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ? अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1789 ईस्वी। अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ? 1789 ईस्वी में। प्रश्न है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे, तो कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। प्रश्न है फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी को। भारत की राज्य क्रांति सॉरी दोस्तों, प्रश्न है आपका फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई? फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई? तो लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस में राज्य क्रांति हुई थी। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस में राज्य क्रांति हुआ था। अगला प्रश्न है मैं ही राज्य हूँ, मैं ही राज्य हूँ, यह कथन किसका था? मैं ही राज्य हूँ, यह कथन किसका था? तो लुई 14वां का था। मैं ही राज्य हूँ किसने कहा था? लुई 14वां ने। प्रश्न है वर्साय की शीश महल का निर्माण करवाया? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा लुई 14वां ने। प्रश्न है शक्ति विथिकरण सिद्धांत किसने दिया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आपको खास करके बिहार पॉलिटेक्निक, ITI अन्य प्रतियोगिता के लिए महत्वपूर्ण है। आप इसे अंत तक जरूर देखें। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक संविदा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, रूसो ने। किसने लिखा है? रूसो ने। प्रश्न है वाटरलू युद्ध कब हुआ? वाटरलू युद्ध कब हुआ? वाटरलू युद्ध कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका 1815 ईस्वी में। वाटरलू युद्ध कब हुआ? 1815 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए फ्रांस में
जुलाई क्रांति कब हुई? फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई? तो 1830 में हुआ था। फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुआ था? 1830 ईस्वी में। इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था। चार्ल्स प्रथम। प्रश्न है गौरपूर्ण क्रांति यानी रक्तहीन क्रांति कहाँ हुई? रक्तहीन क्रांति या गौरपूर्ण क्रांति कहाँ हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में, चाहे आप उसे रक्तहीन क्रांति कहाँ हुआ तो इंग्लैंड में, या पूछ सकता है गौरपूर्ण क्रांति कहाँ हुआ तो इंग्लैंड में। इस दो नाम से जाना जाता है। रक्तहीन क्रांति कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। प्रश्न है इंग्लैंड की गौरपूर्ण क्रांति किसके शासनकाल में हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका जेम्स द्वितीय के शासनकाल में इंग्लैंड में गौरपूर्ण क्रांति हुआ, यानी रक्तहीन क्रांति हुआ था। प्रश्न है इंग्लैंड की संसद ने बिल ऑफ राइट्स कब पारित किया? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका 1689 ईस्वी में। 1689 ईस्वी में। रक्त और लेह की नीति निम्न में से किससे संबंधित है? रक्त और लेह की नीति निम्न में से किससे संबंधित है? तो बिस्मार्क से। किससे संबंधित है? बिस्मार्क से। यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया? यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका मेजनी ने। मेजनी ने यंग इटली नामक संगठन बनाया था। प्रश्न है लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया? लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, गैरीबाल्टी ने। लाल कुर्ती नामक संगठन किसने तैयार किया था? गैरीबाल्टी ने। इटली की तलवार किसे कहा गया है? इटली की तलवार किसे कहा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका गैरीबाल्टी को। इटली का तलवार किसे कहा गया है? गैरीबाल्टी को। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका मेजनी। किसको माना जाता है? मेजनी को। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? मेजनी को। प्रथम विश्व युद्ध तत्कालिक कारण था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था तो सिरोजवा हत्याकांड। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो 1914 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1914 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया? जर्मनी ने। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि कब हुई? 1919 में। रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था? लेनिन ने। रूसी क्रांति कब हुई? रूसी क्रांति कब हुई? 1917 ईस्वी में। रूसी क्रांति कब हुई है? 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुई है। निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? रूसी क्रांति को। रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया? रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया?
लेनिन ने किया था। चेका का गठन किसने किया था? लेनिन ने। निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? ट्रेस्टकी ने। ऑप्शन नंबर ए सही है, लाल सेना का गठन किया था। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? यह प्रश्न भी आप सभी भली भांति जानते हैं। 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर कब आक्रमण किया था? जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर कब आक्रमण किया था? 1941 ईस्वी में। 1941 ईस्वी में किया था। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर यानी कि नौसैनिक अड्डा, नौसेना के अड्डा पर आक्रमण किया था। कब? 1941 ईस्वी में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी नगर पर परमाणु बम कब गिराया? तो यह प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते हैं कि 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी नगर पर परमाणु बम गिराया था। भारत को श्रीलंका से अलग करता है। भारत को श्रीलंका से अलग कौन करता है? तो आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा सही है आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आप ए सोचे हैं तो बिल्कुल सही सोचे थे दोस्तों, पाक जल संधि। भारत को श्रीलंका से अलग कौन करता है? पाक जल संधि। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न को पढ़िए और जल्दी से सोचिए इसका उत्तर क्या होगा। भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है, यानी कि भारत किस देश के साथ स्थलीय लंबी सीमा बनाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही सोचे थे आप, बांग्लादेश के साथ बनाता है भारत स्थलीय सीमा। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए, भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाती है किस देश के साथ? जल्दी सोचिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है दोस्तों, अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाती है भारत, अफगानिस्तान के साथ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, तारों का रंग सूचक होता है। तारों का रंग सूचक होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जल्दी सोचें, आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उसके ताप का, उसके ताप का। अगला प्रश्न है भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है डूरंड रेखा, ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी रेडक्लिफ रेखा, ऑप्शन डी हिंडवन रेखा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। तो चलिए, अगर आप जल्दी सोचिए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगर आप सी सोचे थे तो बिल्कुल सही सोचे थे, रेड क्लिफ रेखा। भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। और बात करें भारत और चीन के बीच तो मैकमोहन रेखा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है। जल्दी सोचिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कौन सा राज्य है जो कि बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है? ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, नागालैंड या त्रिपुरा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही सोचे थे आप, त्रिपुरा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, इस सब प्रश्न जो है कि प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न देखिए 7 नंबर है, भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है? भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश
कौन है? तो आपके सामने ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, श्रीलंका। तो इस प्रश्न का उत्तर जल्दी सोचिए क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप डी सोचे तो बिल्कुल सही सोचे हैं, श्रीलंका। तो भारत का समुद्रीय पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका। अगला प्रश्न देखिए, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ? जैसा कि अभी आप पढ़े थे कि ये है किसके साथ? भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वही है। तो आप सोच सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान कब अलग हुआ था, उसके बीच में कब रेखा खींचा गया था। तो आप क्या सही टिक करिएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन नंबर बी 1947। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही सोचे थे आप। अगले प्रश्न की ओर देखिए, प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? तो इस प्रश्न का उत्तर जल्दी सोचिए क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 57। इसी के आसपास में आपको और कोई बुक में मिलेगा 57%। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है, जल्दी सोचिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बिग बैंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रश्न है, बिग बैंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर जल्दी सोचिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जॉर्ज लैंडमिलर ने। अगले प्रश्न की ओर, इस प्रश्न का उत्तर था डी। प्रश्न है, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा है। अभी तुरंत बताए हैं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जल्दी सोचिए, नहीं कमेंट में उत्तर दीजिए। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा कौन सा है? आप सभी जानते हैं, मैकमोहन रेखा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी सोचिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यूरेनियम डेटिंग। और ये कार्बन C14 जो है, यह जो है कि हमारे जमीन के अंदर जो वस्तु मिलता है उससे पता किया जाता है कि ये कितना वर्ष पुराना है, कार्बन C14 से। लेकिन हमारे पृथ्वी का आयु किससे ज्ञात किया जाता है? कौन सी विधि से? यूरेनियम डेटिंग से। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, आदम पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जल्दी सोचिए। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही सोचे थे, भारत एवं श्रीलंका। भारत एवं श्रीलंका। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है? पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होता है? 23 सितंबर, 21 मार्च या ए बी दोनों तिथि को, या 16 अगस्त। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए और बी, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है 23 सितंबर को और 21 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, भारत एवं बांग्लादेश को। याद रखिएगा, 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? भारत एवं बांग्लादेश को। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? दोस्तों, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। यह लाइव टेस्ट रोज शाम में होने वाला है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम दोस्तों लाइव नहीं आ चुके हैं, लेकिन तब फिर भी क्वेश्चन ये सभी प्रतियोगिता में पूछे जाने वाला है। आप इन बेसिक प्रश्न को याद, आपके सब प्रश्न मुंह पर रहना चाहिए। और कमेंट जरूर करें दोस्तों आपको कैसा लगा।
तो प्रश्न था भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1972 में। शायद दोस्तों देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आप भी कमेंट करिएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही सोचे थे, ज्वालामुखी को, ज्वालामुखी को। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये, बोलिए प्रकाश मात्रक किसका है? प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? सॉरी दोस्तों, प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? तो आप सभी जानते हैं दूरी का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किसने कहा था सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? किसने कहा था सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी सोचिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, जल्दी सोचिए, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण लगता है। याद रखिएगा, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, अपसोर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी और सूर्य के बीच जो अधिकतम दूरी होता है वो कब होता है? 4 जुलाई को, और इसे किस नाम से जाना जाता है? अपसोर। और एक क्वेश्चन याद रखिए, 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 21 जून एवं 22 दिसंबर को। 21 जून एवं 22 दिसंबर को पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है। 24वां प्रश्न है, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? सोचिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, कॉस्मोलॉजी। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 25 नंबर, पृथ्वी की भूपट्टी के निर्माण में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन तत्व का योगदान है? पृथ्वी के भूपट्टी के निर्माण में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन तत्व का योगदान है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 46.80%। अगला प्रश्न है, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी, आ गया दोस्तों, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है। याद रखिएगा, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, उपसोर। इसको किस नाम से जाना जाता है? उपसोर। और 4 जुलाई जो कि अधिकतम दूरी होता है उसे अपसोर कहा जाता है। तो इस प्रश्न को एक बार याद रखिएगा कि पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जान गए हैं कि उपसोर के नाम से जाना जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है। खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है।
तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, पारसेक। बहुत अच्छा सोचे थे आप। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर सोचिए क्या होगा कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आती है तो सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आती है तो सूर्य ग्रहण होता है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 89। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, दूध मेखला क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, जल्दी सोचिए क्या होगा। एक मंदाकिनी है जिसे हम लोग एक गैलेक्सी कहते हैं, एक मंदाकिनी है। दूध मेखला क्या है? एक मंदाकिनी है जिसको आकाश गंगा से भी बड़ा होता है, आकाश गंगा की तरह ही दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न था, एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी सोचिए। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न देखिए। आकाश गंगा की आकृति है, आकाश गंगा की आकृति है। तो इस प्रश्न का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, सर्पिलाकार। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सबसे चमकीला तारामंडल कौन सा है? सबसे चमकीला तारामंडल कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास एवं ध्रुवीय व्यास में कितना किलोमीटर का अंतर है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास एवं ध्रुवीय व्यास में कितना किलोमीटर का अंतर है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 42 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1/81। अगला प्रश्न देखिए। कोपरनिकस किस देश का निवासी था? कोपरनिकस किस देश का निवासी था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, पोलैंड का। अगला प्रश्न देखिए। प्रोसी देश की सीमा से लगने वाला राज्य है। प्रोसी देश की सीमा से लगने वाला राज्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, जल्दी सोचिए क्या होगा, 17। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, 1914 ईस्वी में मैकमोहन रेखा चीन एवं भारत के बीच में है, भारत एवं चीन के बीच में है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है? पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, पृथ्वी का 71% जल है और 29% भूमि। अगला प्रश्न है, किसने कहा था पृथ्वी गोल है? किसने कहा था पृथ्वी गोल है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी गोल है।
अगला प्रश्न है आपका, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, काला दिखाई देता है। तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें और आप सभी से निवेदन है कि कमेंट जरूर करें कैसा लगा आपको। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं फिर कल।